हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है कि सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि रट लो यही परीक्षा में आएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और क्लास 10 12 का दोनों का तैयारी इस चैनल से बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग भोकाल मचा दीजिएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप देखिए, आपका आंसर जरूर होगा। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मतलब कि आप समझ जाइए कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का एक वाहक बनता है, मतलब एकता का पहचान बनता है। चलिए, उम्मीद है कि एक नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो सबसे पहले एक लाइन में लिखना है, मेजनी इटली का क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। क्या था? मेजनी कौन था? मेजनी था कौन? मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिनका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को कहाँ हुआ? यहाँ हुआ था। वह कारणी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था। यह कौन नामक संगठन से जुड़ा हुआ था? तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था। सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की। तो ऑब्जेक्ट ने पूछता है कि यंग इटली की स्थापना कब की? 1831 का की, ठीक है। यंग यूरोप की 1830 में की। उम्मीद है कि इसका भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं आप लोग का निम्न थी, देख लीजिए क्या है। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एक करना भी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वास्थ्य से अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक होगा या फिर प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उम्मीद होगा कि ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आंसर आपको बिल्कुल ही आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर पर गौर करते हैं। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, जो कि परीक्षाएं बहुत बार आए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मेटरनिक क्या है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। आपको पॉइंट्स में भी लिखना है तो पॉइंट्स में भी लिख ली कौन था। एक नंबर में लिख दिया कि मेट्रिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिवादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 सन 1815 1848 तक काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस पीडीएफ को आपको लेना है तो आप पीडीएफ को आपको फ्री में नहीं बल्कि आप मात्र 50 रुपये में दे सके भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं 50 पैसे ले रहा हूँ कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, हम सर से पैसा लिए हैं 50 रुपया, तो 50 रुपया में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं 50 रुपया। और कोई चैनल पर देखिएगा तो आपका यही पीडीएफ 300 रुपया में दिया जा रहा है, और यही पीडीएफ हम मात्र 50 रुपया में दे रहे हैं। तो आप लोग जिसको भी चाहिए तो इस नंबर पर कनेक्ट कीजिए। देखिए, व्हाट्सएप नंबर ये है 9572365802, ठीक है। जिसमें आप पैसा भेजिएगा वो है 91 100 130 90, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई जानकारी आपको नहीं चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो लिखे इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इसका भी आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, यही आंसर था इसका भी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी कौन था, इसके कार्यों की चर्चा करें, ठीक है। तो गेरिबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था। कौन था? इटली का राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था, जो मुख्य रूप से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्य को एक कर वहां गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गेरिबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम गठन भी किया था। लाल कुर्ती नामक गठन भी किया था। कौन?
कौन किया था? गैरिबाल्डी किया था। फिर इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का काफी अहम भूमिका भी था। चलिए इस क्वेश्चन से भी आप बहुत ही सोचिएगा कि सर इम्पोर्टेंट तो बहुत है। कह रहा है खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार आपका कब हुआ था? सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को आम किसान, गरीब मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस के राजमहल की ओर जा रहे थे। मतलब कहाँ राजमहल? कौन था? सेंट पीटर्स। जार को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जार ने बिना सोचे समझे, कुछ सोचे समझे, उन निहत्थे गरीब लोगों का गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चूंकि यह दिन रविवार का था, इसलिए इतिहास में यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद होगा कि ये भी को आपको क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कर रहा है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम किसान, मजदूर तथा गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। क्या है? समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम किसान, मजदूर तथा गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग। जिसमें मतलब एक बार स्पष्ट रूप से मेरे आम भाषा में समझिए कि समाज का वैसा वर्ग जहाँ गरीब भी रहता है, किसान भी रहता है, मजदूर भी रहता है, अतः आम लोग भी रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के पदार्थ मतलब थे। ठीक है, यही इसको साबित किया था, उद्घाटन। फिर क्या है? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व रूसी क्रांति की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मतलब दयनीय मतलब क्या? बहुत ही खराब थी। ठीक है, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था। इसके पास पूंजी नहीं था तो खेती कैसे करेगा? तथा करो या बोझ के वे बेल्म से भी दबे हुए थे। करो या मरो के बेल्म से दबे हुए थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव हो पूरे आपके पूरे किताब में, वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास 10th के लिए ताबड़तोड़ तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, सिर्फ स्पार्क की एजुकेशन पर। अब वो भी की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर गौर करते हैं, गौर करते हैं। ठीक है, रासायनिक हथियारों एवं अर्जेंट ओरेंट क्या था? मतलब रासायनिक हथियार एवं अर्जेंट ओरेंट क्या था? तो आपका आंसर अच्छा से समझिए। रासायनिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण नापाम था। कौन था? रासायनिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? नापाम था। नापाम बम होगा, जो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था। जो गैसोलीन मतलब एक केमिकल है, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो अग्नि बमों को में इस्तेमाल किया जाता था और त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। वो इतना खतरनाक है, मतलब हथियार था कि एक बार जब शरीर में चिपक जाए तो वो हमेशा जलता ही रहता था। ठीक है, जबकि एजेंट ऑरेंज, देखिए अगला पैराग्राफ में है, जबकि एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। आप देखिए एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों पर लगती थी तो वह पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। ठीक है, और क्या है? जंगलों को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रख जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक है, वियतनाम युद्ध के समय जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर इसका प्रयोग आपका कहाँ किया था? अमेरिका में किया था। ठीक है, आप देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करे चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा के तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे मैं लाया हूँ। ठीक है, जितना भी आज क्वेश्चन इस वीडियो में करवाया जाएगा वो कि परीक्षा में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए कॉपी में नोट्स कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरुद्ध शुरू किया था। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिहार के चंपारण में नीलहों द्वारा किसानों में जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिसके लिए 3 कटिया प्रणाली 3/20 भी अपनाई गई थी। ठीक है, उम्मीद होगा कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो पूरा वीवीआई है बच्चों, याद ही कर लीजिए। ठीक है, याद ही कर लीजिए।
अगर दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी तक की यात्रा करके 24 दिनों में लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमको उम्मीद है, ठीक है। तथा दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। देखिए, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कीजिए। यदि इसका आपका पीडीएफ चाहिए, यदि आपको निकलवाना है तो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ मैं फ्री में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देख के आप मेरे जाइएगा, उसी में चेक कर लीजिएगा, इसमें मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, पीडीएफ फ्री में आज आप देखिए 13वां नंबर कह रहा है 13वां नंबर, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उत्पादन प्रक्रिया में काफी परिवर्तन देखने को मिला था। उत्पादन मानव श्रम विभाजन, श्रम द्वारा हाथी से न होकर मशीनों से भारी पैमाने पर होने लगा। इसे औद्योगिकरण कहा गया, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम उद्योग क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, औद्योगिक क्रांति क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। 18वीं शताब्दी में उत्पादन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां उत्पादन मानव श्रम अथवा हाथों से ना होकर मशीनों से भारी पैमाने पर होने लगा। इससे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, औद्योगिकीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं आज 2023 के परीक्षा में आने की संभावना बनी रही, क्योंकि ये बहुत बार नहीं पूछा है, पहले पूछता था। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है, तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार करने वाली कंपनियां, मतलब समझिए, कई देशों में एक ही साथ व्यापार करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्र कंपनियां कहा जाता है। विश्व स्तर पर 1920 ईस्वी के बाद इस तरह की कंपनियां का उत्कर्ष बढ़ गया। कब? 1920 ईस्वी के बाद। चलिए, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो आर्थिक संकट का आंसर देख लिया, अर्थतंत्र अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध समाप्त हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकाल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, तो आर्थिक व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आपको परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कीजिए, ठीक है। 9572365802 इस पर व्हाट्सएप कीजिए। सर बोलिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए या कोई मदद चाहिए, तो हम इसका तुरंत रिप्लाई देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम का तैयारी बेहतरीन रूप से कीजिए, ठीक है। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिर लाए। इटली के किरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनीतिक सामाजिक अभियान शुरू किया, जिसमें इटालियन प्रतिवादियों ने विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया गया, जिसमें इटली का एकीकरण कहा जाता था। भारत भाषा में इसे सिरोजियो भी कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया सन 1815 ईस्वी के बाद वियना सम्मेलन, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद शुरू होकर सन 1871 ईस्वी में रोम को इटली का राजधानी बनाने का तक चला। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर तथा गैरिबाल्डी का अहम भूमिका भी थी। मेजनी को इटली का जनक था, दिल भी कहा गया था, ठीक है। चलिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अब अगला वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन से करवाया जाएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पीडीएफ भी फ्री में दिया जाएगा, यदि कोई शुल्क लिया जाएगा तो इस आपकी भलाई के लिए लिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। भाई, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और तुरंत सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा के आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। वीडियो को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, बाय, ठीक है।